जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मोहम्मद साकिब अब्बास अक्रॉस द टेबल से। व्यूअर्स, पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स की एक लंबी लिस्ट रही है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला है, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर विच पाकिस्तान प्रोड्यूस इन लास्ट 15 to 20 ईयर्स, अब्दुल रज़ाक साहब। वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। अक्रॉस द टेबल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रज़ाक भाई, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए उसके बारे में हम ज़रा बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपकी जो इनिशियल स्ट्रगल थी जब आप अपने स्कूल में पढ़ रहे थे, वो तमाम चीज़ें कर रहे थे, तो कब आपने ये आइडेंटिफाई किया कि आप में ये पोटेंशियल है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल सकते हैं? देखिए, बड़ा मुश्किल है उस वक़्त जज करना, क्योंकि आप जब यंग होते हैं, ग्रोइंग अप हो रहे होते हैं, तो आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि आप में क्या पोटेंशियल है, आप में क्या हुनर है, आप क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें अवेयरनेस बहुत कम होती है। ठीक है। हमारे जो गाइड होते हैं या ऊपर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको भी इतना पता होता है कि हमारे बच्चे ने क्या बनना है। एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना, फिर मैट्रिक कराना, फिर एफए कराना, यूनिवर्सिटी तक जाते हैं वो, फिर उनको पढ़ाने का मकसद होता है। तो क्रिकेट का शौक़ जो है ना, ये एक समझ लें कि जब आप में बिल्ड होता है ना, तो मुझे सबसे पहले जो क्रिकेट का शौक़ था ना, खेलने का नहीं था। अच्छा। देखने का था। ओके। मुझे कहीं भी मैच हो रहा होता था ना मोहल्ले में, तो मेरा दिल करता था मैं इसको देखता जाऊँ, ये कैसे खेलते हैं, ये कैसे बॉलिंग करते हैं, कैसे बैटिंग करते हैं, फील्डिंग कैसे करते हैं। तो मैं शुरू से ही बड़ा ऑब्जर्वर, तो मुझे पता चला ना उस वक्त, तो मैं बड़ा क्लोजली वॉच करता था। राइट। तुम ना मुझे बल्ला पकड़ना आता था, ना बॉल पकड़ना आता था, कुछ मुझे देखने का बड़ा शौक़ था। और आस्ता आस्ता जब मेरा शौक़ बढ़ गया कि यार कि मुझ में इतना नॉलेज आ गया कि इनको मैं देख देख के मैं खुद भी ऐसा कुछ करना चाहूँ, कैसे ये छक्का मारते हैं, कैसे ये बॉलिंग कराते हैं, तो मैंने भी बल्ला पकड़ा, मैंने भी बॉल पकड़ा, तो मैंने शुरू कर दिया। तो जब मैंने शुरू कर दिया तो ये फिर स्कूल की टीम मुझे मैच नहीं खिलाती थी। अच्छा। वो कहते थे आपको खेलना नहीं आता, आप मैं कहा नहीं खेलना आता ना, तो मुझे बाहर बैठा दो। ओके। मैं बाहर बैठ कर देखूँ, कहना हाँ चलो टीम के साथ आज बैठ जाओ। तो स्कूल का मेरा जो कैरियर था वो ऐसा था। तो शौक़ ऐसा था कि एक बॉल पकड़ के दीवार को बॉल करना शुरू कर दिया, बैट पकड़ के ऐसे ही घुमाना शुरू कर दिया। उस वक्त तो पैसे बैट के भी नहीं होते थे, ना बॉल के होते थे, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती थी। आपके पास आ जाए ना, तो एक बैट आ जाए तो आप समझते पता नहीं कितने अमीर हो गए आप। ये हम आपको बता रहे हैं 1984-85 की बात बता रहे हैं। तो ये उस वक्त ऐसा मेरा पैशन था। तो इसको कंटिन्यू करते करते मोहल्ले की टीम हमारी बनी, उसमें खेलना शुरू कर दिया। शौक़ था हमें बहुत ज़्यादा, सुबह से लेकर शाम तक हम ग्राउंड में रहते थे। ओके। तो फिर जब 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता है ना, तो वहाँ से फिर शौक़ पैदा हुआ। तो रज़ाक भाई, उस दौर में जब आप ये 1980s की बात कर रहे हैं और अर्ली 90s की बात कर रहे हैं, उस वक्त कौन से क्रिकेटर्स थे जिनको आप आइडलाइज करते थे? देखो, कोई भी नहीं बताया ना कि हमारा इतना उस वक्त घर में टीवी होता नहीं था। ओके। ना कोई चैनल पे कोई जैसे अभी का माहौल है, उस वक्त तो कुछ नहीं था ना। तो उस वक्त तो कमेंट्री पर रेडियो पे आपको सुनती, तो देखने का तो दूर की बात है ना। आम चल रहे होते थे, अखबार एक आती थी जंग और एक मशरक थी, उसको देख के हम देखते थे। कहाँ वो भी इतना नहीं था कि नॉलेज नहीं था कि अब कोई मैच हुआ तो उसका पूरा डिटेल देखें किसने क्या किया। ओके। तो पाकिस्तान मैच जीता हारा इस चीज़ का पता होता था। आपने 17 ईयर्स की उम्र में आपने डेब्यू किया, तो इसी एज में आपने डेब्यू किया, राइट? हाँ जी, 19 साल की 19 साल की उम्र में आपने डेब्यू किया। जब आप ड्रेसिंग रूम में आए, तो ड्रेसिंग रूम में उस वक्त एक्साइटमेंट ज़्यादा थी या प्रेशर ज़्यादा था? देखिए, प्रेशर ज़्यादा था। तो प्रेशर इसलिए बहुत ज़्यादा था उस वक्त की अवेयरनेस नहीं थी। ना कोई अकेडमी थी, ना कोई बताने वाला, ना कोई कोचिंग करने वाला, ना कोई कॉन्फिडेंस देने वाला कि आप, क्योंकि कॉन्फिडेंस वो बंदा देता है जो आप पहले खेला हो। राइट। तो हमारे क्लब के कैप्टन थे जरी साहब, अज़र जरी साहब, तो वो उनकी तरफ से मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी। ओके। कि जब उन्होंने मुझे देखा बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते देखा, तो वो कहते हैं कि तुम एक दिन पाकिस्तान खेलोगे। तो ये इस तरह के अल्फाज मेरे कानों में थे। आपने 2010 में एक जा रही थी, वो तमाम चीज़ें हो रही थी, आपके ज़हन में उस वक्त क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटजी चल रही थी कि मैंने इस मैच को किस तरह एंड तक लेके जाना है? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पाकिस्तान को कोई 3-4 खिलाड़ी आउट हुए ना, तो मैं टीवी बंद करके सो गया था, और जब मैं सुबह उठाऊँ और मैंने ESPN क्रिक इन्फो खोला है और मैंने जब देखा कि पाकिस्तान मैच जीत गया, तो मेरे लिए वो एक अनबिलीवेबल था। तो
आप अपने कुछ इमोशंस शेयर करें, किस स्ट्रेटजी के साथ आप उस वक्त खेल रहे थे और किस तरह आपने उस मैच को विक्ट्री की तरफ लेके गए? देखिए, ये पाकिस्तान टीम में जब बंदा खेल रहा होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर उसका परफॉर्मेंस का होता है उसके ऊपर। तो जब आप टीम से इन आउट हो रहे हो ना, तो वो फिर थोड़ा सा इस चीज़ का प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये परफॉर्मेंस ड्यू थी कि ऐसी परफॉर्मेंस के जिससे सबके मुंह बंद हो जाए। और क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में प्लेयर बनाते कम हैं, बिगाड़ते ज़्यादा हैं। तो ये पाकिस्तान के सिस्टम है, इसको हम बात नहीं कर सकते। पर उस वक्त मेरे पे ये प्रेशर था कि मैंने परफॉर्म करना है और किसी तरह पाकिस्तान टीम में मैंने अपनी जगह फिर बनानी है, जो कि मेरी ऑलरेडी जगह बनती थी। पर वो जो भी था मामला, तो उसकी वजह से मुझे इन आउट होने पड़ रहा था। तो रज़ाक भाई, लेकिन मैं अगर ये देखूँ ना, आप देखें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और खेला जाने वाला स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट है, राइट? लोगों के जज्बात, इमोशन जिसके साथ अटैच होते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड जिस तरह बाकी टीम्स कहाँ की कहाँ निकल गई और हमारा एक डिक्लाइन जो है वो ओवर द पीरियड शुरू हुआ है, इसकी क्या वजह है? मतलब कि आप देखें, हमारे पास हमेशा बड़े अच्छे ऑलराउंडर होते हैं। आज की हम टीम देखते हैं, हम चले नाम नहीं लेते, लेकिन कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर, कोई वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, और मैं तो वर्ल्ड क्लास उनको कहता हूँ जो कि कंसिस्टेंट मैच विनर्स होते हैं। अब हमने कहाँ पे हमने बॉल ड्रॉप किया? हम क्यों दुनिया से क्रिकेट में जो कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए था, हम कहाँ पे मसला ख़राब हुआ कि हम इतना पीछे रह गए? देखिए, ये जो चेंजिंग होती है ना क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन लेवल पे, तो ये काफ़ी चेंजिंगें हुई, सिलेक्शन कमेटी में काफ़ी चेंजिंगें हुई। और उसके बाद मैं समझता हूँ जो सेटबैक सही शुरू हुआ है ना, ये T20 से हुआ ज़्यादा। ओके। क्योंकि T20 लोगों को पसंद भी है, खेलना भी चाहते हैं। अगर मैं प्लेयर हूँ और मैं एक अच्छा टेस्ट प्लेयर हूँ, एक वनडे प्लेयर हूँ, तो मुझे खुद ही से शौक़ पैदा हो गया कि जी मैंने T20 का प्लेयर बनना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये फिर आपको ख़राब भी करती है और आपका वो जो पोटेंशियल होता है उसको भी ज़ाया करती है। तो मेरा फोकस सारा फिर टेस्ट वनडे से हट के T20 पे आ जाता है। तो जो आपको अच्छी लगती है, छोटा फॉर्मेट है, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, आपको ज़्यादा थकना नहीं पड़ता। टेस्ट खेलेंगे तो आपको 5 दिन नज़र आता है, वनडे खेलेंगे पूरा दिन नज़र आता है, तो यहाँ आपको 3 घंटे 3.5 घंटे नज़र आती है। तो वो ये जो चीज़ें हैं ना, प्लेयरों ने वो अडाप्ट कर ली हैं। पूरे ग्लोबली वर्ल्ड वाइड में आप देखें T20 बहुत ज़्यादा हो गई है। अब प्लेयरों के माइंड ये है कि जी भाई हमें पाकिस्तान टीम से नहीं भी खेलना पड़ता तो मैं बाहर खेल लूँगा, कोई लीग खेल लूँगा मैं, तो ये लीगों में खेल लूँगा। तो मैंने तो सिर्फ पैसा कमाना है, मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो जो रिकॉर्ड बनते थे ना, कि जैसे मेरे ज़हन में ये था कि मैंने वनडे का अच्छा प्लेयर बनना है, मैंने ज़्यादा आउट भी करने हैं, मैंने रन भी करने हैं, कि मेरी जॉब दोनों की तरफ ऑलराउंडर रूम है। तो वो जो मेरा एक ख्वाब था कि मैंने ये सब कुछ करना है ना, अब इन प्लेयरों में ये नहीं है। इनको ये है कि T20 के मैच जितने भी खेल सकें ये खेल लें, जितनी लीगें खेल सकें खेल लें। इनके रिकॉर्ड नहीं बनेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड तब बनता है जब आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वनडे में परफॉर्म करते हैं। आप रज़ाक भाई मुझे हैंड ऑन द हार्ट बताएं, चले मैं मान लेता हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो T20 फोकस ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हम तो T20 में भी दुनिया से बहुत पीछे नहीं रह गए। वो जो अब बाकी टीमें देखें, वो कंसिस्टेंटली 200, 200 प्लस, 225, 250 कंसिस्टेंटली हिट करते हैं, चेज़ भी करते हैं। मैंने कहा कि एक प्लेयर टेस्ट का प्लेयर होता है, वनडे का होता है, वो T20 का प्लेयर बनना चाहता है, तो प्रॉब्लम फिर वहीं पे शुरू हो जाती है। ओके। तो जब प्लेयर में एक चीज़ नहीं है, वो अपने आप को कहता है कि जी मैंने T20 का प्लेयर हूँ, उसको तो यही लगता है ना कि जो बैड बॉल होगा वो चौका होगा, जो अच्छा बॉल होगा वो डॉट होगा या सिंगल होगा। अब T20 का फॉर्मेट बदल गया है, अच्छे बॉल को बैड बॉल बनाना पड़ता है, इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। आपको वो क्रिकेट नहीं रही कि एक छक्का मारने के बाद अगली सिंगल का फोकस कर लो, आप वो नहीं है। यस, आप एक छक्का मारा है उस पर कोशिश करो, अगले भी बॉल पे छक्का मारने के जाओ, नहीं लगता तो चौका लगे। फिर अगर वो चौके मारने जाओ, चौका या छक्के का प्लान हो आपके जेहन में, अगर वो मारने जाते हैं तो बॉल अगर अच्छा होता है, वो आप से इम्प्रोवाइज़ नहीं अच्छा होता, या अटैम्प्ट आपकी चौके छक्के की है फिर सिंगल होती है, इसको कहते हैं T20 का प्लेयर। जब मेरा फोकस ही सिंगल करने का है, तो मैं सिंगल के बाद डॉट होना या सिंगल होनी है, चौका छक्का तो भूल जाऊँ, तो वहीं से स्कोर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये प्लेयरों में थोड़ा सा अपने आप को देखना पड़ता है कि एक ओवर में आप 20 करने की सालियत होनी चाहिए आपको। तो इंडिया की टीम देख लें, अब वो मेरिट पे खेल रहे हैं, जो बॉल उनको मिलती है। हमारा प्लान क्या होता है कि पहले 6 ओवरों में आप 60 कर लें, ठीक है जी, ये तो ज़्यादा मैंने कह दिया, 6 ओवर में 50 कर लें, विकेटें नहीं गिरनी चाहिए।
फिर 6 ओवर के बाद 15 ओवर तक आपने रन एंड बॉल जाना है, एक आधी बाउंड्री लगानी है, 7-8 7-8 चलना है। ये प्लान नहीं है, ये क्रिकेट नहीं है। 6 ओवर के बाद भी छक्के लगते हैं, 6 ओवर के बाद भी चौके लगते हैं। तो ये जो क्रिकेट बदली है ग्लोबली, अब ये मैसेज मिल रहा है हम बाकी टीमों से, हमें भी इस तरह अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा कि मेरिट पे खेलो। जो छक्के वाला बॉल है छक्का, जो चौके वाला बॉल है छक्का, और इंटेंट आपकी चौके छक्के की होनी चाहिए। आपको कोई इम्प्रूवमेंट होती नज़र आ रही है? कुछ आपको लगता है कि जो भी हमारा करंट टेस्ट, वनडे और ये टीम है, जो करंट टीम है, इसमें तो टैलेंट एक बड़ा लिमिटेड सा दिखाई देता है। आपको लगता है कि बियॉन्ड दिस टीम हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर अगर फोकस किया जाए, उनको चांस दिया जाए, तो वो लोग जो आज की मॉडर्न क्रिकेट है उसके मुताबिक वो क्रिकेट के लेवल पे आ सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली देखें, मेहनत जो है ना वो हर चीज़ बदल देती है। और आपका पैशन, आपका उठना बैठना ऑफ द फील्ड, अगर आपका पूरा फोकस क्रिकेट पे है तो प्लेयर अच्छे बन जाते हैं। कि पाकिस्तान में क्रिकेट जितनी हो गई हुई है, ओवरऑल साल में जितने मैचेस होते हैं, ये पहले कभी नहीं हुए। करेक्ट। प्लेयरों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, ओपन ट्रायल्स हो रहे हैं। जो अच्छा प्लेयर है आए, दिखाए कि मेरे में पोटेंशियल है, मैं बन सकता हूँ, तो वो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अकेडमी 24 घंटे ओपन है। तो ये जो चीज़ हुई है ना, ये पहले नहीं थी। अब प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी बहुत मिल गई है। अब आएंगे इंशाल्लाह, अच्छे प्लेयर भी आएंगे, हमें परफॉर्मेंस वाले प्लेयर भी चाहिए, पर पोटेंशियल वाले भी चाहिए। कुछ प्लेयर होते हैं जो डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल में आते हैं वो भी ज़ीरो कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। उसमें फिर आपको प्लेयरों को डेवलप करना पड़ता है, उनके स्किल लेवल को इन्हेंस करना पड़ता है, उनका माइंड सेट करना पड़ता है कि आपकी फ़िटनेस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। कि जो फिटनेस जो है ना, जब आपकी अच्छी होती है तो जब प्रेशर पड़ता है तो वो फिटनेस आपकी नीचे आती है। तो ये जो चीज़ है ना, प्लेयरों को समझना चाहिए कि अपनी फ़िटनेस को बहुत ज़्यादा रखें। जब प्रेशर पड़े तो फिर आप वैसे ही खेलें जैसे आप नेट में खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या आप क्लब का मैच खेलते हैं जब आप हिटिंग कर रहे होते हैं। तो बॉलर्स को भी देखें, ये चाहे सारी चीज़ें जो है ना प्लेयरों को सीखनी पड़ती हैं। थोड़ा सा अब्दुल रज़ाक भाई, हम थोड़ा सा जो मैच फिक्सिंग और उन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मैं आपका पिछले दिनों एक इंटरव्यू सुन रहा था 2010 में, 9-10 में, पहले वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ थी जो कि आप लोगों को लग रहा था कि यार देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग, कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, और आपने शायद उस वक्त के जो कैप्टन हैं उनको वो चीज़ें रिपोर्ट भी की। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। देखिए, बात ये दुख होता है, अफसोस होता है जब मैच हारते हैं। तो बात यह है कि चीज़ें तो चलती रहती हैं, और उनसे मिस्टेक हुई और उन्होंने एडमिट भी किया, और अच्छी बात है कि वो मामला क्लियर हो गया। तो उसके बाद देखें, कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो गन था वो ख़त्म हुआ, और आगे भी अल्लाह करे ऐसे ही चलता रहे। क्योंकि ये जो रफड़ी ख़त्म हो गया ना, उसके बाद 15 साल हो गए हैं, तो आपने कभी नहीं सुना कि ये हुआ सारा कुछ। तो जो चीज़ होनी थी, बंदे से मिस्टेक होती है, किसी से भी हो सकती है, हमारे से भी हो सकती है। और ये कि उस वक्त जो हुआ, उन्होंने फिर अपना वो, उनको सज़ा मिली, जो भी सारी चीज़ें उनका डिसीजन थे, सारे कुछ ख़त्म हुए। अब वो क्लियर हैं, और इंशाल्लाह वो अब ठीक भी हैं। आमर अच्छी क्रिकेट खेल गया, आसफ ने अच्छी खेल दी क्रिकेट, वो अपने टाइम पीरियड के साथ ऑफ हो गए, सलमान बट अपने टाइम पीरियड के साथ ऑफ हो गए। पर ये कि सेटबैक तो था पाकिस्तान के लिए कि ये अच्छे प्लेयर थे, ये लंबा पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए था उतना, वो प्रलॉन्ग पाकिस्तान के लिए नहीं खेल पाए। मैं पिछले दिनों डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स का सुन रहा था। आप हाशिम आमला का सुन लें, AB डिविलियर का सुन लें, केवन पीटरसन का सुन लें। उन्होंने कहा जी हमने अपने दौर में जो बेस्ट बॉलर फेस किया ना, वो मोहम्मद आसिफ था। तो वो पाकिस्तान के लिए जितने प्रलॉन्ग पीरियड के लिए खेलना चाहिए था, उतने पीरियड के लिए वो नहीं खेल पाए। डेफिनेटली देखें, नेचुरली बॉलर और नेचुरली स्विंग बॉलर, पर मैंने ये बात की ना कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है उसके लिए, आपका फोकस बहुत ज़रूरी है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो अपनी फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करते, अपने आप को और फिट रखते, तो बड़े ग्रेड्स में उनका नाम आता और बड़ी लंबी क्रिकेट खेलते। पर ये कि हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, हमारा भी कैरियर ख़राब हुआ, हमने भी जल्दी क्रिकेट छोड़ दी। तो वो सारी फिटनेस की वजह से चीज़ें होती हैं। वो फिटनेस आपकी फिर वो आपका साथ नहीं देती जब आपकी एज हो जाती है। इसमें रज़ाक भाई जो फिटनेस की बार बार बात कर रहे हैं, फिटनेस में प्लेयर की अपनी कितनी कंट्रीब्यूशन है, और उसके साथ जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जो बोर्ड के सारे फिटनेस प्लान हैं, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? ये दोनों चीज़ों का कितना कंट्रीब्यूशन है जिससे एक प्लेयर जो है वो अपने आप को फिट रख पाता है?
देखिए सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का जो काम होता है ना, जो भी सिलेक्टर हैं या कोचेज़ हैं जो भी हैं, वो सिर्फ आपको अवेयरनेस से गाइड कर सकते हैं कि आप जैसे अगर मैं चीफ सिलेक्टर हूँ तो मैं प्लेयर को यही कह सकता हूँ ना, अपने आप को फिट रखो। ठीक। अब उसके साथ पूरा मैं 24 घंटे तो नहीं गुजार सकता। हम सिर्फ एक मैसेज दे सकते हैं, कोई भी हो वो मैसेज दे सकता है। प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लेयर का अपना ऑफ द फील्ड खाने पीने का, सोने का, उठने का, प्रैक्टिस करने का, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़ाहिर बात है कि आजकल के दौर में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप 20, 30, 25 साल पीछे चले जाए, उस वक्त एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। उस वक्त इतना ये सोशल मीडिया भी नहीं था, ये मोबाइल गैजेट वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं थे। तो फिर आपको जब काम कोई नहीं होता तो आप कहते हैं कि मैं इसी पे फोकस करूं, अपनी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, फिटनेस पे करूं। तो बहुत ज़्यादा अब एक्टिविटीज़ आ गई हैं। जैसे मैंने भी ट्रेनिंग करने के लिए जाना है तो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, वो कहेंगे जी हम आपको इतने पैसे देंगे, आप ये हमारा आ जाए शो कर लें, तब ट्रेनिंग मैं फिर ट्रेनिंग छोड़ दूंगा, मैं उधर चला जाऊँगा। तो ये जो चीज़ें ना काफ़ी आ गई हैं, तो इसलिए फिर मैं समझता हूँ प्लेयर का जो फोकस है थोड़ा सा आउट है। और फिर भी जिन्होंने प्लेयर अच्छा बनना है वो आज भी अगर वो डिसिप्लिन पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट रखें, फिटनेस, ट्रेनिंग शेनिंग सारा रखें, तो वो भी अच्छा प्लेयर बन सकते। इस चीज़ को मानना और इस चीज़ के बारे में बात करना, क्योंकि जिस एरा में वो खेल रहे थे उस एरा में बहुत बड़े बड़े बॉलर थे, वेस्ट इंडीज़ के देख लें, पाकिस्तान के देख लें, पूरे वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। आपने इस चीज़ को कैसे क्रैक किया जो आप उनको बार बार आउट कर लेते थे और बार बार पकड़ लेते थे? तो ये क्या था? नहीं देखिए, आपने अच्छी बात की। मेरा भी यही ख्याल था कि उनको ज़रूरत नहीं थी बोलने की। देखें, उनको किसी ने कहा तो नहीं था आपको। अगर उन्होंने कहा जी कि दुनिया में आपको कौन सा बॉलर खतरनाक लगता है, तो वो वसीम अकरम का नाम भी ले सकते थे, एम्ब्रोज का ले सकते थे, शुएब अख्तर थे, बड़े काफ़ी थे उस वक्त, मैगरा थे, तो बड़े बड़े थे, ब्रैटली थे, तो उनका भी नाम ले सकते थे। पर ये कि यही तो एक बात है कि वो अपने जो भी सवाल उनको लगता है, जो जेहन में चीज़ आती है, वो ये एक अच्छे इंसान की निशानी भी होती है कि मुझे आप कहें कि जी आपको ये कैसा लग रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है, तो मैं कह दूँ अच्छा है। अब मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं कहूँगा अच्छा नहीं है। तो जो अंदर की ये बात होती है ना, जो हम कहते हैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, ज़मीर जिसे कहते हैं, दिल से जो बात निकलती है, दिल से जो बात होती है, उसको जो चीज़ है ना, वो देखें उनको ज़रूरत नहीं थी बोलने की। करेक्ट, सही है। और इंडिया पाकिस्तान का आपको पता ही है कि कितनी आपस में लगती है। तो वो सवाल उन्होंने किया था तो वो किसी और का नाम ले देते। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि उसकी मेहरबानी है कि जो उन्होंने एक बार नहीं कहा, उन्होंने 3-4 मल्टीपल टाइम का। हाँ जी, और सहवाग ने भी कहा है, उसने भी कहा, यस। तो ये तो अब उनकी ग्रेटनेस है। तो इसमें ये कि जो उनको अच्छा लगा कि यार कि हाँ बाकी इसको मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने बता दिया। तो रज़ाक भाई, वो क्या आपने कोई स्पेसिफिक लेंथ ढूंढ ली थी कि मैंने ये स्पेसिफिक बॉल करना है, ये उनकी स्पेसिफिक वीकनेस है, या क्या होता है? या सम टाइम होता है कि जस्ट एक बैट्समैन जो होता है एक बॉलर से बार बार आउट होता जा रहा है, क्या कोई? देखिए बात यह है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो प्लेयर हार्ड वर्कर होता है ना, तो अल्लाह ताला ने किसी ना किसी तरह उसे नवाजना होता है। ये जब आप इतनी ट्रेनिंग कर लेते हैं ना, इतना फोकस आपका बढ़ जाता है ना, तो आपने नेचुरली कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब करती है। तो वो वही बात थी कि मेरा पैशन भी था, शौक़ भी था, ट्रेनिंग करने का मुझे बड़ा शौक़ था। और जब आप फिटनेस ज़्यादा अच्छी होती है तो आप में एक कर्ज आती है, तो आगे तेंदुलकर हो या कोई भी बैट्समैन हो, तो हम ये तो नहीं करते थे कि जैसे तेंदुलकर को आउट करना है, बाकी किसी को नहीं आउट करना। हमने तो अपनी मेहनत से बॉलिंग करनी है, शौक़ से बॉलिंग करनी है, और फिर जो नेचुरली फिर वो स्विंग आती है, तो जैसे मैंने बताया कि वो फिर नेचुरली आपकी किसी ना किसी तरह आपको रिवार्ड मिलता है उसका। आपकी एफर्ट और फिटनेस आपकी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। रज़ाक भाई, अक्सर लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं, आप इससे एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? डेफिनेटली। देखिए, अगर मुझे कैप्टनसी मिलती ना तो ये प्लेयर्स के लिए, क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा होता, क्योंकि जो ऑलराउंडर होता है ना, कुछ जेन्युइन ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, उसका माइंड दोनों तरफ चलता है। करेक्ट। अब हमारे ये होता है कि बैट्समैन अगर कैप्टन है तो वो प्रेफर करेगा पहले बैटिंग करना, अगर बॉलर कैप्टन है तो वो प्रेफर करेगा पहले बॉलिंग करना, क्योंकि प्रेशर होता है ना, वो कहता है पहले बॉलिंग करके मॉफ करे बाद देखी जाएगी। तो ऑलराउंडर की ये होता है कि उसको दोनों फीलिंगें होती हैं, बैटिंग की भी बॉलिंग की भी, तो वो राइट डिसीजन ले सकता है। तो अगर पास्ट में देखा जाए, स्टीवा थे, राइट डिसीजन लेते थे, वसीम अकरम थे, राइट डिसीजन लेते थे, इमरान खान राइट डिसीजन लेते थे, आइन बोथम, जितने भी ऑलराउंडर गुजरे हैं, तो उनके डिसीजन आप देख लें कि वो बहुत कम गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वो दोनों एंड जो है वो
आपको क्या लगता है ये जो कैप्टेंसी है, पाकिस्तान टीम में कैप्टन बनना मेरिट के अलावा भी फैक्टर्स हैं जो आप उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते? नहीं, देखिए परफॉर्मेंस के साथ ही होता है, और अब जितने सीनियर होते जाते हैं, जैसे मैंने बताया जब चेयरमैन वगैरह चेंज होते हैं, क्रिकेट बोर्ड के पूरी सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है, मेंबर्स चेंज होते हैं, तो फिर उनकी अपनी सोच होती है। सिलेक्शन कमेटी के डिसीजन को चेयरमैन भी इफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है जो ऊपर चेयरमैन होता है सिलेक्शन कमेटी के ये जो डिसीजन को? लेवल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मेरिट पे होता है। प्लेयर की परफॉर्मेंस होती है तो प्लेयर आता है। फिर आपने कम्बिनेशन देखना होता है ना, कौन सा कम्बिनेशन सूट करता है आपकी टीम। तो कभी भी ऐसा इतना नहीं होता कि आपके चेयरमैन वो कहेंगे जी ये नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होता कभी भी। सिलेक्शन कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्लेयरों की परफॉर्मेंस होती है, आपके पास डेटा होता है, एनालिस्ट होते हैं, फिर मीडिया होता है, तो आप किसी भी ऐसे प्लेयर को तो किसी की ख्वाहिश पे तो नहीं खिला सकते। सही है कि आप कहेंगे फॉर एग्जांपल जी आप मैं चेयरमैन हूँ तो इसको खिला दो, वो कहेंगे जी इसका तो परफॉर्मेंस नहीं है, नहीं मैं जो कह रहा हूँ इसको खिला दो, तो ऐसी बात नहीं है। तो प्लेयर की परफॉर्मेंस होती है, पोटेंशियल वाइज होता है, आपकी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं सारे 20-25 हो जाते हैं, फिर उसमें से आपने सेलेक्ट करने होते हैं, तो कॉम्बिनेशन के साथ उसके मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक फिर आप टीम बनाते हैं। रज़ाक भाई, 99 का जो हमारा वर्ल्ड कप था उसमें हमारी टीम फाइनल तक पहुंची, और मुझे लगता है कि अगर आप पिछले अरसे में देखें ना, पाकिस्तान की जो वन ऑफ द बेस्ट टीम थी ना और मोस्ट स्ट्रॉन्ग टीम थी, वो 99 की हमारी टीम थी। और आप उस 99 के वर्ल्ड कप में आपने बहुत से मैचेस में नंबर 3 पे बैटिंग की, जो कि इंग्लैंड में नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करना काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि बॉल नया होता है, बॉल हिल भी रहा होता है, सीमिंग कंडीशंस होती हैं। तो जो नंबर 3 पे बैटिंग करने का डिसीजन था, ये कैप्टन का डिसीजन था, उन्होंने आपको अप्रोच किया, आपने उसके ऊपर किस तरह रिएक्ट किया, आपके लिए सरप्राइज़ था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए पहले और बड़े हेल्पफुल थे प्लेयरों के लिए। 97 में कंट्रोवर्सी हुई थी जब वसीम अकरम को उन्होंने बाहर कर दिया था, तो वो वसीम अकरम को लेके आए थे। तो जब मैं 99 की टीम में आया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं समझ रहा हूँ कि आपको वन डाउन कराना चाहिए, तो खालिद साहब ने कहा, तो आप करने को तैयार हो? मैंने कहा जी बिल्कुल तैयार हूँ। तो मेरे लिए तो टफ था, मैंने कहा जी मैं तो इधर, क्योंकि मेरे ज़हन में ये था कि जब आप इस लेवल पे आते हैं ना, आपने डर के नहीं रहना, आपने वेरी ट्रू, आपने ब्रेव अपने आप को शो करना है और आपने इस चीज़ को एंजॉय करना है। देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई, इंग्लैंड में नया बॉल होता है, कंडीशन ऐसी होती हैं, मॉइस्चर होता है पिच पे, ठंडा वेदर होता है, कैरियर का सवाल है, हाँ बॉल स्विंग होता ही होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें वन डाउन कराया जाए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो मेरी जो प्रैक्टिस हुई हुई है ना, जो हमने खुद इंडिविजुअल प्रैक्टिस की हुई है, हमने पार्क में जाके जो ड्यू पड़ी होती थी ग्रास के ऊपर, अनइवन ग्रास, उसके ऊपर हमने टेबल बहुत खेली हुई है। तो हमें पता है कि बॉल कैसे लग के अंदर आता है, कैसे लग के बाहर जाता है। हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुई थी, तो मुझे कभी भी स्विंग और फास्ट ये दोनों कभी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मैं शुरू से इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मुझ में। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप कहते जी मैं वसीम अकरम से बात करता हूँ। उन्होंने ठीक है जी, अब वसीम अकरम को उन्होंने बात की, वसीम अकरम ने कहा ठीक है जी, अगर वो विलिंग है तो फिर वो हम उसको तैयार कर देते। तो फिर उन्होंने जो रोल दिया कि जी आपने पहले 10 ओवर बल्ला नहीं उठाना, तो सी ऑफ द न्यू बॉल। हाँ, ब्रिस्टल में हमारा पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो एम्ब्रोज भी सारे बॉलर थे, मेरे थाई पे बॉल लगे थे, थाई के अंदर से मेरे फट गए थे, मसल फट गए थे, इतने तेज़ थे। तो मैं खड़ा रहा 10-12-15 ओवर में खड़ा रहा, मेरा स्कोर कुछ 6-7-8-9 होना सिंगलों से, बॉल बड़े मैंने लेफ़्ट किए। जब मैच जीते तो मैंने कहा कि मेरी हाईलाइट नहीं आई बैटिंग की, क्योंकि हाईलाइट तो तब आएगी चौका मारूंगा तो मैंने कहा, खुद ही मैंने सोचा, मैंने कहा ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खेल भी रहा हूँ तो मेरे चौके छक्के की, दूसरे प्लेयर चौके छक्के मारे, उनके मेरा कि नाम भी नहीं आ रहा। फिर दूसरा मैच हुआ तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपको चेंज करना पड़ेगा, रोल मुझे वही था। तो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने फिर चार्ज किया, मैंने कहा नहीं, अब जो बॉल मुझे मिलेगी मैं उसको मारूंगा। तो मुझे ऑन दी अब खेलना बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि खड़े खड़े छक्का मार लेना हमारे लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इजी था। वो ग्राउंड जितनी मर्जी बड़ी हो, हमें को नहीं लगता था कि मारने के लिए बड़ी जान लगानी पड़ेगी। तो वो स्किल लेवल था, कोई नेचुरली भी आप कह सकते हैं। तो वो फिर वहाँ मैंने पहली 50 की। जब मैंने 50 की, उसमें मेरे को 3-4 चौके थे, 1-2 छक्के होंगे, ज़्यादा चौके थे। तो फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार कि हाँ ये रोल है। तो फिर वहाँ से मेरा सही कैरियर शुरू हुआ।
रज़ाक भाई फाइनल में क्या हुआ? फाइनल में उम्मीदें बहुत हाई थी, टीम बड़ा ज़बरदस्त खेल रही थी, और जिस तरह भी आपने वो जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा जो राउंड मैच था, वो मैच हमने बड़ा फंस के जीता, मतलब वो बड़ा ज़बरदस्त मैच था, हमने पूरा मुकाबला किया और एंड पे हम वो उनसे राउंड मैच जीते भी। फाइनल में भी अगर हम एक फ़ाइट करके क्लोज़ मैच होता, हम हार जाते ना, तो हम कहते कि यार कोई नहीं यार, हमारी टीम ने फ़ाइट किया, सब किया। लेकिन वो आपको भी पता है फाइनल बिल्कुल एक वन साइडेड फाइनल था। व्हाट हैपेंड? एक टीम का इतना बेहतरीन फ्लो चल रहा था, इतना टेम्परामेंट चल रहा था, और फाइनल में एकदम हम कोलैप्स कर गए। इसको बैड लक भी कह सकते हैं। देखिए बात यह है कि इंसान जब सोचता है कि हाँ ये हमारे लिए बेहतर है, तो जब डिसीजन आता है वो उसमें गलत हो जाता है। और आजकल की क्रिकेट में आप देख लें कि जो टीमें टॉस जीती हैं, अगर वो बॉलिंग कर लें और ऊपर से 250 करवा लें, तो वो सोचेंगे तो सही यार कि डिसीजन गलत हो गया। उनके पास भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज, बड़े बड़े जेन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बताने लगे हाँ पहले टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर लें। तो उस वक्त अब फिर इनको आप क्या कहेंगे? जैसे अभी न्यूजीलैंड इंडिया का मैच हुआ है, तो आप फिर न्यूजीलैंड को क्या कहेंगे? आपने क्या किया? आपने क्या किया यार? वो तो टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग कर ली, तो हमने टॉस जीत के बैटिंग कर ली। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बंदे को पता नहीं चलता। फाइनल में हमेशा पहले मैं तो प्रेफर करता हूँ पहले बैटिंग करना, ठीक, क्योंकि जो उसमें प्रेशर होता है, तो उस वक्त के हिसाब से डिसीजन बिल्कुल ठीक था। ओके, मॉइस्चर था, पर हमारी जो विकटें गिरने का था ना, वो 2-3 विकटें हमारी अर्ली गिर गई, उसकी वजह से हम अंडर प्रेशर हो गए। तो वो प्रेशर जो है फिर हमसे स्टेन नहीं हुआ। ये रज़ाक भाई जैसे समझने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए भी, ये नॉर्मली एक टीम डिसीजन होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अब टॉस जीत के, क्योंकि आप कंडीशंस देख लेते हैं, लॉर्ड्स में आई थिंक बारिश भी हो रही थी उससे 1-2 दिन पहले, और क्या फिर टीम मीटिंग में एक कलेक्टिव डिसीजन होता है कि यार क्या करना चाहिए, सबकी राय ली जाती है और कैप्टन मेक्स अ फाइनल कॉल कि नहीं यार हमने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है आज के मैच में? पूरी टीम का होता है। ओके, कैप्टन एक अपनी राय देता है कि जी मेरा दिल कर रहा है बॉलिंग करने का, तो आप लोगों के अगर जो सीनियर प्लेयर हैं तो उनका भी एक्सपीरियंस होता है, वो फिर आपको गाइड करते हैं। तो उस वक्त पूरा जब एक डिसीजन हुआ कि जी पहले बॉलिंग करनी है, तो सब ने एग्री किया कि जी बॉलिंग करनी है। अच्छा, बाद में कुछ अपने उस एग्रीमेंट से साइड सूट पे भी हो गए? 6 लोगों से पूछा जाए ना, तो 4 लोग कह देंगे जी पहले बॉलिंग करनी है, 2 कह देंगे पहले बैटिंग करनी है, या 4 कह दे पहले बॉलिंग करनी है और 2 सम कहने हैं पहले बैटिंग करनी है। तो वो जो मानी जाएगी 4 लोगों की मानी जाएगी। ठीक है, मेजॉरिटी जो सही है, जो ज़्यादा लोग बात वो कर रहे हैं सही है। मैंने खालिद साहब का भी इंटरव्यू किया था, खालिद महमूद साहब का, जो उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी जो अब्दुल रज़ाक थे, उनको ये बड़ा अच्छा नॉलेज होता था कि उनकी ऑफ स्टम्प कहाँ पे है, वेयर हिज ऑफ स्टम्प इज़। और जिस तरह आपने बिल्कुल वो सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त वसीम अकरम से बात की और मैंने उनको कहा कि यार आप ना रज़ाक को नंबर 3 पे बैटिंग करवाएं, क्योंकि ही हैज़ अ वेरी गुड टेक्निक और ही नोज़ वेयर हिज ऑफ स्टम्प इज़। और ये वाला हमारा जो है ना डिसीजन फिर इस तरह हुआ, और ये डिसीजन बड़ा सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन क्योंकि ना उससे 1-2 दिन पहले बारिश भी हुई थी और वो तमाम चीज़ें थी, मे बी मतलब कि ज़ाहिर बात है कप्तान और टीम तो उस वक्त एक बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजन करते हैं, लेकिन हो सकता है समटाइम मैटर ऑफ जजमेंट हो सकता है, मे बी वो वाली चीज़ हो सकती है कि हम वो वाला। तो ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या था रज़ाक भाई आफ्टर लूजिंग द मैच, व्हेन यू ऑल गैदर्ड इन द ड्रेसिंग रूम, क्या बात हुई, क्या क्या इन्वायरमेंट था? देखिए क्रिकेट है, जैसे को फाइट नहीं ना हुई तो फाइट नहीं हुई, तो वो उसका अफसोस था सबको। देखिए सब ने एक स्टार बन जाना था, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी 92 के बाद। और उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मिडिलसेक्स काउंटी में। तो जो ग्राउंड मैन था ना, उससे मैंने बात की थी कि ये जो हमने फाइनल में डिसीजन लिया था सही है, राइट है कि गलत है। तो उसने कहा था कि वो मुझे ग्राउंड में ले गया पिच के ऊपर, उसने कहा कि ये जो साइड आपको देखेंगे ना, यहाँ पे स्लोप है। अच्छा। उसने कहा जी अगर बारिश होती है ना, तो हम जितना मर्ज़ी कवर कर लें, तो बारिश का स्लोप ऐसा है कि ग्रास से पानी ट्रैवल करके ना पिचों पे चला जाता है। ओके। तो उस दिन 2 दिन लगातार बारिश होती रही थी। उन्होंने कहा जी हमने कवर तो किए हुए थे, फिर भी पानी जो है ना ट्रैवल कर जाता है, क्योंकि स्लोप ऐसा बना हुआ है। ओके। तो कहता है कभी भी आप काउंटी खेलोगे, तो जब आपको कंडीशन ऐसी लगेगी ना बारिश हुई है, तो हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वाकया ही ऐसा हुआ, जब मैं काउंटी खेल रहा था वहाँ पे हमारे कैप्टन ने टॉस जीता, टॉस जीत के उसने बैटिंग कर ली, बारिश हुई भी थी, तो हमारी टीम 150 पे आउट हो गई और दूसरी टीम ने कोई 200-250 किया, 300 किया, सरे की टीम थी।
तो दूसरी इनिंग्स में वो कह रहे थे कि अब हम इनको बताएंगे, तो दूसरी टीम में हमारे 300 पे 1 आउट था तीसरे दिन। तो वो जो लॉर्ड्स की कंडीशन है ना वो ऐसी ही है। ओके। अगर कम बारिश हुई है तो आपको आधा पौना घंटा डिस्टर्ब करेगा बॉल, उसके बाद वेरी गुड बैटिंग ट्रैक। उससे जाहिर बात है, जिस तरह आपने बताया कि एक डिसअपॉइंटमेंट थी, वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाते तो सब ने हीरो बन जाना था, जिस तरह 92 वाला वर्ल्ड कप था। उस चीज़ से बाहर आने में कितना टाइम लगा, किस तरह आप उस डिफीट से बाहर आए? सबसे अच्छी बात है बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप गया और अनबीटन टीम थी हमारी, सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद हमारा स्टेट अवे सहारा कप आ गया, तो फिर हम वहाँ संभल हो गए, तो फिर इंडिया के साथ मैचेस आ गए, वहाँ पे हमने जीता। तो वो डिसअपॉइंटमेंट तो रहती ही है, वो तो नहीं जाती। वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप है, क्योंकि जितनी भी हम स्ट्रगल करते हैं या मैचेस खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीरीज खेलते हैं, तो वर्ल्ड कप के लिए खेलते हैं। बिल्कुल सही। वर्ल्ड कप जीतना है, तो आपका एग्जाम है ना, इम्तिहान होगा आपका वहाँ पे। क्या फाइनल इज द वर्ल्ड कप के जो पिनिकल जो है वो कामयाबी का। सीरीज हम सारा कप जीत गए तो वो फिर कम हो गया, फिर सारा फिर चलता रहा सिलसिला। फिर ये जारी बात है, वो ये रुकने वाला तो है नहीं है। आज अभी वर्ल्ड कप कल ख़त्म हुआ है, अब कोई इंडिया की सीरीज़ होगी, इंडिया हारेगी तो फिर लोग इनको कहना शुरू कर दें। तो ये गेम है, गेम में ये ऑन एंड ऑफ चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। रज़ाक भाई, आपने बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, वसीम अकरम के साथ, वकार के साथ, इंजमाम के साथ। तो कैसा एक्सपीरियंस है इन लोगों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, कैसा, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए अनबिलीवेबल, जैसे मैंने कहा कि मैं 92 में शौक़ हुआ हार्ड बॉल से था खेलने का, और हो जाते थे वो वसीम अकरम गाड़ी चला रहे हैं, वो काश गाड़ी चला रहे हैं, तो हम उस वक़्त से लेकर अभी तक हम वैसे ही उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बड़े स्टार थे उस वक़्त। पाकिस्तान टीम में देखे ना, 96 में पाकिस्तान टीम में आना, कैंप कर लेना, तो पूरे पाकिस्तान में शोर मचता था, कोई यार इसने कैंप किया पाकिस्तान का, खेला नहीं सिर्फ कैंप किया। उस वक़्त ये हाई स्टैंडर्ड था, ये बड़े बड़े नाम थे, हम इनको 84-85 से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इतने इतने बड़े नाम उनके साथ जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये वसीम अकरम बैठा हुआ है, ये चाय पी रहे हैं, ये वकार यूनस ये शर्ट चेंज कर रहे हैं, अच्छा ये अब हंस रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, आपस में मजाक हो रहा है, तंज हो रही है। तो ये चीज़ें फिर हम कहते हैं यार कि ये तो हर बंदे का ख्वाब होता है ना, ये कि ड्रेसिंग में होता है। तो हमने, अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त यंग भी थे, फिर हमने सीखा भी इनसे और कॉन्फिडेंस भी मिला। तो टीम बड़ी होने के साथ फ़ायदा ये होता है कि आप भी फिर उसमें बड़े प्लेयर बन जाते हैं। कभी ख्वाब में सोचा था कि इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे? जिस तरह आप बता रहे थे कि जब आप मेहनत कर रहे थे, सब कर रहे थे कि यार मैंने पाकिस्तान टीम में जाना, वो जाना है, कभी ऐसा सोच आती होती थी कि यार इंशाल्लाह ताला कभी टाइम आएगा तो हम ये इन प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे? ना ही तो कभी सोच आई कि मैंने पाकिस्तान खेलना था, और ना ही कभी ऐसी सोच आई कि इनके साथ इस तरह ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे या मुलाकात होगी, ये नहीं सोचा था। पर बताया कि पैशन इतना था, शौक़ इतना था कि सिर्फ कि आप ट्रेनिंग करते रहो। मेरा मामूल था 7-8 घंटे दिन में ट्रेनिंग करनी है फिजिकली, रनिंग, स्प्रिंटें, स्ट्रेचिंग, ये मेरा मामूल था, 7-8 घंटे डेली करता था। तो वो जो शौक़ था ना, बस वो कि अब उसको फिर कन्वर्ट होते फिर आपको शौक़ क्रिकेट का भी आ गया। मैं बॉलिंग करनी शुरू कर दी, फिर अपना रनअप सेट किया, और फिर बैटिंग का स्टाइल को किया, और अग्रेसिव प्लेयर की अप्रोच थी वो माइंड में कि जी हर बॉल पे ऑन दी अब छक्का चौका मारो, वो मुझे खुशी होती थी, रोकना मुझे पसंद नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें डेवलप होते तो फिर आप जब को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर आपका वो निकल जाता है काम। आपकी ख़ास मोहब्बत थी, आपने ऑस्ट्रेलिया में उनको 1 ओवर में 5 चौके भी लगाए। तो हालांकि मैकग्रा को शायद ओवर में 1-2 चौका मारना भी बड़ा मुश्किल था, जो इवन के उस वक्त तेंदुलकर और जो बेहतरीन बैट्समैन भी होते थे वो नॉर्मली उसको सी ऑफ ही कर रहे होते थे कि यार मैकग्रा का ओवर गुजार लें, बाकी ओवर्स में हम अटैक करेंगे या स्ट्राइक करेंगे। लेकिन आपकी, मैंने मल्टीपल इनिंग्स हैं, खाली एक इनिंग नहीं है जिसमें आपने मैकग्रा के खिलाफ अच्छा खेले हैं, देयर आर मल्टीपल इनिंग्स जिसमें आप मैकग्रा के खिलाफ बड़ा अच्छा खेले हैं। तो ये क्या ख़ास मोहब्बत थी आपकी मैकग्रा के साथ? देखिए मुझे अच्छा लगता था, मुझे उससे हिटिंग करना, उसका एक्शन ईजी लगता था, ये नेचुरली था कुछ। और सबसे पहले इनको मैंने मारा कीनिया में, हाँ नैरोबी में, बिल्कुल सही। उसमें इनमें छक्के, तो मैं उसकी तीसरी चौथी बॉल पे मैं बोल्ड हो गया। अच्छा। तो मुझे उसने कहा है कि दिस इज़ नॉट ब्लडी ओल्ड बॉल। तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा यस यू आर राइट। तो वो उसकी स्विंग तो नया बॉल का, तो वो बड़ा अच्छा बॉल रहा था, पर वो सिडनी में नया बॉल था,
तब सिडनी में भी मुझे रोल दिया था वसीम भाई ने, कहा था कि आप जाओ जहाँ पे अटैक करो जाके, कि हमने 287 के करीब स्कोर करना था। तो मेरे जहन में तो वो उनकी बात थी कि मैंने अटैक करना है, अब मेरे सामने कोई भी हो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता था, तो मैंने तो खुला खेलना था। तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको चलाना नहीं पड़ता, आपको सेंसिबल प्रॉपर शॉटें खेलनी पड़ती है मेरिट पे। चलाने वाला जो प्लेयर होता है ना वो रिलायबल नहीं होता। करेक्ट। तो आप जितनी मेरी शॉटें देख लें तो मैंने कुछ चलाया नहीं है कि मुंह मेरा बंद है, आंखें बंद है तो मैं डाउन मारी जा रही। वो प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स थे, तो प्रॉपर जो बॉल उसने किया उसके मुताबिक मेरिट के मुताबिक उसके वो सारी प्रॉपर जो क्रिकेट शॉट थे। रज़ाक भाई, कौन सी टीम है जो सबसे ज़्यादा स्लेज करती है क्रिकेट ग्राउंड में? कोई भी देखिए, ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन है, पर वो देखिए उनका एक स्टैंडर्ड है, और अब तो चीज़ें बैन शैन हो गई हुई हैं, अब तो नहीं कोई कर सकता। पर ये कि जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है, जब अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो यू कैन से नॉर्मल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें कह सकते हैं, पर वो ज़्यादा ह्यूज नहीं कह सकते। पर इंडिया पाकिस्तान के साथ होता है जब ये मैचेस होते हैं तो फिर ठीक गाली गलोच होती है। वो गालियाँ भी सेम है ना, समझ भी आ रही होती हैं, लैंग्वेज भी सेम है, तो वो उसमें उनकी वो आ रही होती है। रज़ाक भाई, आपको अपने क्रिकेटिंग कैरियर में कोई रिग्रेट या कोई ऐसा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा? जैसे मैंने कहा कि मुझे ये था कि कैप्टनसी मुझे करनी चाहिए थी, और अगर 3-4 साल में कप्तानी करता तो बड़ा अच्छा होता। कभी आप बहुत करीब आए उस पोजीशन, मतलब कि आपका नाम डिस्कशन में बहुत करीब आ गया कि रज़ाक भाई को कैप्टन बनाना है, कोई ऐसी कोई आया पॉइंट ऑफ टाइम? हाँ, ये 2002 में था, 1 या 2 में। रज़ाक, आप तैयार हो कप्तानी करने की, तो आप वापस आओ तो आप कप्तान नहीं करोगे। तो बस न्यूजीलैंड से आते आते फिर किसी ने उनको मशवरा दिया तो वो चेंज हुआ फिर। तो वो था फिर किसने मशवरा दिया? एक मैच में फिर मैंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुल्तान में कप्तानी की थी वनडे में। अच्छा। तो इंजी भाई थे, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी शायद, तो 1-2 प्लेयर अवेलेबल नहीं थे। यूनस भी अवेलेबल नहीं था, यूसुफ भी नहीं था, शोएब अख्तर तो शायद से बनाना नहीं था, तो बाकी शायद अफरीदी अभी कम बैक किया था उसने, तो फिर मैं ही रह गया था। ओके। तो फिर इंजी भाई ने कहा कि एक मैच के लिए तुम कप्तानी आज करो, तो फिर वो मैंने कप्तानी की। आपने अपने कैरियर में डिफरेंट कैप्टन्स के अंडर खेला, मल्टीपल कैप्टन्स के अंडर आपने खेला है, किस कैप्टन के अंडर आपने सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेयर को यूटिलाइज़ करते थे? उसके बाद शाहिद अफरीदी जो थे, ये बहुत अच्छे फ्रेंडली थे टीम के साथ, प्लेयरों के साथ, वो भी अच्छा यूटिलाइज़ करते थे, पर वो जितना उनको वो जो बताया जाता था उसके मुताबिक, पर वो प्लेयरों के साथ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, और कप्तानी उनके सर पे नहीं चढ़ी थी, तो वो नॉर्मल रहते थे, हंसते खेलते मजाक, तो ये उनका बड़ा अच्छा था। तो हमें कभी फील नहीं हुआ कि ये कैप्टन है, तो पर बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ टाइम गुजरा। रज़ाक भाई, ये ग्रुपिंग की बातें बड़ी होती हैं अक्सर मीडिया के थ्रू, ये चीज़ें सामने आती रहती हैं। आप तो क्योंकि इतनी देर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, आप ड्रेसिंग रूम का पार्ट रहे, इन एक्चुअल ग्रुपिंग्स होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं ड्रेसिंग रूम में कि 4-5 प्लेयर्स का एक ग्रुप है, 4-5 प्लेयर्स का एक ग्रुप है, या जो कैप्टन है वो अपने ग्रुप के लोगों को सिलेक्ट कर रहा है, ऐसी चीज़ें? क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर कोई ख़बर बाहर आती है तो हो सकता है उतनी सारी बात ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ बात होती होगी, तो कोई ख़बर बाहर आती होगी। तो आपका मेरे 17 साल कैरियर में तो ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि इस लेवल पे सिर्फ परफॉर्मेंस होती है, उस वक्त जितने बड़े नाम होते हैं, अब अगर आप यूनुस खान है, मोहम्मद यूसुफ है, शोएब अख्तर है, सुकैन मुश्ताक है, शाहिद अफरीदी है, मैं हूँ, अज़हर महमूद है, तो मुझे बताएं कि ग्रुपिंग बननी कहाँ से? हमने तो खेलना ही खेलना है। उसके बाद अगर सीनियर में आ जाते हैं तो वसीम अकरम है, इमामुल हक है, वक़ार यूनुस है, मोइन खान है, मुश्ताक अहमद है। अगर ये 5, 4, 5, 11 तो गिना दिया आपको, तब मुझे बताएं ग्रुपिंग का इसका सवाल ही नहीं पैदा। सर जी, वो वाले 11 थे, अब उन 11 जैसे 3-4 भी नहीं है। नहीं, बात ये है कि इस लेवल पे होता नहीं है, क्योंकि ये किसी को पसंद नहीं होती ये चीज़, क्योंकि अब मैनेजर होता है सर पे, उसके बाद कोच होता है, सिलेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होता है, तो इस तरह की चीज़ कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। प्लेयर की परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, सम टाइम आपसे मिस्टेक हो जाती है, लैकिंग डिसलैकिंग थोड़ी चलती है, पर टीम के कम्बिनेशन के मुताबिक चीज़ें बनती हैं, उसी तरह टीम बनती है। अभी आपने एक रिसेंट टीवी शो में दूसरी शादी से रिलेटेड भी बात की, और उसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया और उसके इर्द गिर्द ऊपर बात हुई। आप इसके बारे में कितने कमिटेड हैं, या जस्ट वो एक कैजुअल सा कमेंट था टीवी के ऊपर? नहीं, एक नॉर्मल वाइफ मेरे साथ बैठी हुई थी, लेकिन हर बंदे की अपनी एक लाइफ है। उन्होंने माधवी सिंह भाई पूछा, मैंने कहा उसकी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है उसके। तो जिस तरह दूसरी शादी, तीसरी हो, चौथी हो,
ये तो अपना एक पर्सनली आपका डिसीजन होता है, तो किसी को भी इसमें माइंड तो करना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। यहाँ तो ये है ना कि जी मैंने कोई एक लिस्ट बना दी है रिश्तों की, जी मैं किसी का नाम ले दिया है, तो फिर तो समझ आती है। ये तो आपका अपना डिसीजन होता है, और शादी का मतलब होता है शादो खुर्रम रहना। तो अगर आप शादो खुर्रम हैं तो फिर ज़रूरत नहीं होती दूसरी शादी की। बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट से हट के पूछें तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? देखिए, हम जैसे मैंने बात किया 84-85 की उस एरे के हम लोग हैं, तो उसके जो नाम थे बस जेन में थे ये, और वैजयंती माला थी। ओके। तो ये जो ऐसी एक्ट्रेस थी अच्छी लगती थी। कभी कोई इश्तियाक हुआ था कि यार अगर मैं मिल सका तो मैं किसी इस एक्ट्रेस से मिलूंगा या उससे मिलूंगा, कोई ऐसा होता है शौक? नहीं, ये मेरे में जरासीम नहीं पाए जाते। हाँ, मुझे कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, और हर बंदे अपनी फील्ड होती है। उनकी अपनी फील्ड है, हमारी अपनी फील्ड है, तो जो हमें अच्छा लगता है उसके मुताबिक फिर हम ड्रेसिंग रूम में जी प्लीज़ हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि एक अच्छा इंसान हो, ओके, और वो उसका ईमान भी अच्छा हो, बिल्कुल सही, और वो मकबूल भी हो रूहानी तौर पर। तो ये लोग मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और इसी में ज़्यादा मेरा फोकस होता है। ड्रेसिंग रूम में रज़ाक भाई नॉर्मली ओल्ड गाने सुनते हैं या नए गाने सुनते थे? ओल्ड गाने। ओके, ओल्ड गाने। रज़ाक भाई एक क्विक रैपिड फायर है, उसके ऊपर आपसे एक वन लाइनर आंसर जो है वो हाँ, पैट कमिंस या केजी रबाडा? पैट कमिंस। लास्ट ओवर में एक 6 चाहिए एक बॉल के ऊपर, धोनी को भिजवाएंगे या बेन स्टोक्स को भिजवाएंगे? मुश्किल है सवाल। धोनी को। आप खुद जाएंगे या शाहिद अफरीदी को भिजवाएंगे? मैं प्रेफर करूँगा खुद जाने को। खुद जाएंगे। एक बड़ा नॉर्मल कंपैरिजन होता है, विराट कोहली या बाबर आजम? विराट कोहली। विराट कोहली। पाकिस्तानी टीम में ज़्यादा मसला प्लेयर्स का है या पीसीबी मैनेजमेंट का? दोनों का नहीं है। दोनों का नहीं है। मौजूदा टीम में बेटर कैप्टन ऑप्शन बाबर आजम या शाहीन अफरीदी? दोनों ही एक जैसा ही है। बाबर आजम का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, पर ये कि शाहीन भी अभी ग्रोइंग अप है। तो मेन होती है परफॉर्मेंस होती है, कोई भी कैप्टन हो परफॉर्म करना चाहिए। कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्रंट ऑफ द लीड, तो वो उसको परफॉर्म करना चाहिए, टीम को जितवाना चाहिए। ग्रेटेस्ट मैच विनर रैपिड फायर राउंड, रज़ाक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई थॉरली इंजॉयड द कॉन्वर्सेशन, और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको हमने दोबारा ज़हमत भी देनी है, जी, और आपने तशरीफ़ भी लेके आना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।